नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। देखिए, अपन संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे थे और इसमें वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में अपन ने पहला वीडियो देख लिया था। उसमें ऋस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा कैसे होती है इसके बारे में जाना था। अब आज देखते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये संज्ञाएं कैसी होती है, किन सूत्रों से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, यह उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों ही संज्ञाएं केवल स्वरों की ही होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। तो इसका सूत्र है उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चैः प्लस उदात्तः। देखिए, आगे के वीडियो में अपन देखेंगे कि सभी वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं और जो उसका उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान के यदि ऊपरी जगह से बोला जाए तब उस स्वर को उदात्त कहते हैं। जैसे ये मान लो कंठ है। अब कंठ में तीन जगह है, एक तो ऊपर वाला कंठ, एक बीच वाला कंठ, एक नीचे वाला कंठ। तो अगर ऊपर वाले कंठ से बोला जाए तो उदात्त कहलाएगा, बीच वाले से बोला जाए तो स्वरित कहलाएगा और नीचे वाले से बोला जाए तो अनुदात्त कहलाएगा। तो उच्चैरुदात्तः, इसकी व्याख्या लिख लीजिए। इसकी व्याख्या है तालु आदि उच्चारण स्थानों के, जैसे कोई भी उसका उच्चारण स्थान है, तालु है, कंठ है, ओष्ठ है, तो उनके उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से निकला हुआ स्वर उदात्त कहलाता है। अगर उस उच्चारण स्थान के ऊपर वाले भाग से उच्चारित किया जा रहा है तब वह उदात्त कहलाता है। इसको लिख लीजिए। इसमें आगे अभी और लिखना है। इन उदात्त स्वरों के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदात्त स्वरों के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि अनुदात्त व स्वरित इन स्वरों के लिए विशेष चिन्ह है, उनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये सब वैदिक संस्कृत में काम आते हैं, अपने लौकिक संस्कृत में नहीं आते हैं, फिर भी अपने को सामान्य जानकारी के लिए इनको पढ़ना जरूरी होता है। अब उदात्त संज्ञा किन किन स्वरों की होती है? तो सभी ऋस्व, दीर्घ व प्लुत, तीन तरह के स्वर हैं। सभी स्वरों की उदात्त संज्ञा होती है। सभी तरह के स्वर उदात्त भी होते हैं, सभी तरह के स्वर अनुदात्त भी होते हैं और सभी तरह के स्वर स्वरित भी होते हैं। जैसे केवल आपको ये पढ़ना है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। समझने वाली यही चीज़ है कि उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग से बोला जा रहा है। जैसे अ,
आ आ, ई ई ई आदि, ये उदात्त स्वर हैं। कैसे पता चला आपने को? क्योंकि इनके कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है। अगर अनुदात या स्वरित होता तो चिन्ह लगता है, इनके कोई चिन्ह नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये उदात्त स्वर है। ये उदात्त स्वरों की परिभाषा होगी है। अगला है अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र। देखिए, ये अनुदात है, मतलब उदात का उल्टा होगा, तो इसका सूत्र भी उसी का उल्टा है। इसका सूत्र है नीचेरनुदातः। नीचेरनुदातः, संधि विच्छेद क्या होगा? नीचे प्लस अनुदातः, वही है। अगर उच्चारण स्थान के नीचे वाले भाग से उच्चारित होता है तो वो क्या कहलाएगा? अनुदात कहलाएगा। लिख लिया ये। इसकी व्याख्या, देखिए, तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले भाग से निकले हुए स्वर अनुदात कहलाते हैं। अनुदात स्वरों को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि भाई ये अनुदात स्वर है, बोल के तो पता चल जाता है, पर अगर कहीं लिख दिया तो कैसे पता चलेगा? तो उसे बताने के लिए स्वर के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। आड़ी रेखा जो ये मैंने यहाँ पर लगा रखी है, इस तरह की आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक में लिख लेना, आड़ी रेखा के बाद में कोष्टक बना के और उसमें आड़ी लाइन खींच लेना नीचे। सभी स्वरों को अनुदात रूप में उच्चारित किया जा सकता है। सभी स्वरों को अनुदात रूप में भी उच्चारित किया जा सकता है, उदात में भी किया जा सकता है और स्वरित में भी किया जा सकता है। जैसे आ, ई आदि। अब उदात, अनुदात और स्वरित, जैसे आ को बोल के बताता हूँ। आ को उदात में कैसे बोला जाएगा? यदि आ को ऊपर वाले कंठ से बोला जाता है, कंठ के ऊपर वाले हिस्से से बोला जाएगा तो ए, बीच में से बोला जाएगा तो अ, और कंठ के नीचे वाले हिस्से से बोला जाएगा तो ए। हो गए तीनों। ये तीन तरह के उदात, अनुदात और स्वरित हैं। अभी अपन ने उदात और अनुदात लिखे हैं। अगला स्वरित। स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र। स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र, देखिए, ऊपर वाला उदात, नीचे वाला अनुदात, तो जहां पर ऊपर और नीचे दोनों का मेल हो वो क्या कहलाएगा? स्वरित। तो इसका सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः, मतलब जहां पर उदात और अनुदात का मेल होता हो या जो बीच वाले स्थान से उच्चारित होता हो वह स्वरित कहलाता है। उदात व अनुदात स्वरों का मेल स्वरित
कहलाता है। अतः जिस स्वर का उच्चारण अपने उच्चारण स्थान के मध्य भाग से होता हो, मतलब बीच वाले भाग से, मध्य भाग से होता हो, बीच वाले भाग से, इतना लिख लीजिए। वह स्वरित कहलाता है। अब अनुदात के लिए अपन ने नीचे आड़ी लाइन, अब स्वरित के लिए स्वरित स्वर को व्यक्त करने के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा इस तरह की का प्रयोग किया जाता है। अब यह भी सभी स्वरों की हो सकती है, स्वरित संज्ञा भी सभी स्वरों की हो सकती है। सभी स्वरों को स्वरित रूप से भी उच्चारित किया जा सकता है। जैसे कैसे पहचानेंगे कि यह स्वरित है? अ, यदि अ के ऊपर खड़ी लाइन है तो यह स्वरित है। आ, ई, आदि केवल सामान्य बातें हैं कि यदि उच्चारण स्थान के ऊपर के स्थान से तो उद्दात, बीच वाले स्थान से तो स्वरित और नीचे वाले स्थान से तो अनुदात। ठीक है, लिख लिया ये। अब है अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं और अनानुनासिक भी होते हैं, मतलब उन्हें नाक से भी बोला जाता है और बिना नाक के भी बोला जाता है। जैसे मान लो अ बोलता हूँ मैं, अ बोला तो अनानुनासिक और आ बोला तो अनुनासिक। अगर नाक के साथ साथ कंठ से उसका उच्चारण हो रहा है या उसके उच्चारण स्थान से उच्चारण हो रहा है तो अनुनासिक, और केवल उसी के उच्चारण स्थान से उच्चारण हो रहा है तो अनानुनासिक। अनुनासिक यानी बिना अनुनासिक का। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र। मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिक। देखिए, सूत्र से ही समझ में आ रहा है कि मुख के साथ यदि नासिका से कोई वचन बोला जाए, कोई वर्ण बोला जाए तो वह क्या कहलाएगा?
अनुनासिक। इसकी व्याख्या ये लिख लीजिए, अब व्याख्या लिखाऊंगा। देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण करने हेतु मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, मुख के साथ नाक का भी प्रयोग किया जाता है, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उस वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण केवल मुख से बोले जाते हो, जिसका उच्चारण केवल मुख से ही हो, वे अनानुनासिक या निरनुनासिक कहलाते हैं। जो मुख सहित नाक से बोले जाते हैं वो तो अनुनासिक, और जो केवल मुख से बोले जाते हैं वे अनानुनासिक या निरनुनासिक। इसके अलावा तथा जो वर्ण केवल नाक से, मतलब उनमें नाक का अधिक उपयोग हो, जैसे तो बिना मुख के कोई सा भी नहीं बोला जाता है, परंतु नाक का अधिक उपयोग हो, जो वर्ण केवल नाक से बोले जाते हैं उन्हें नासिक्य कहते हैं। जो केवल नाक से बोले जाते हैं या नाक का अधिक उपयोग हो उन्हें नासिक्य कहते हैं। अब लिख लीजिए, केवल नासिका, केवल नासिका से जो बोले जाएंगे वो तो क्या कहलाएंगे? नासिक्य। केवल मुख, मुख से जो बोले जाएंगे वे कहलाएंगे अनानुनासिक या निरनुनासिक। और मुख व नासिका दोनों से जो बोले जाएंगे वे कहलाएंगे अनुनासिक। ठीक है, नासिका से बोले जाएंगे जो नासिक के, मुख से बोले जाएंगे जो अनानुनासिक या निरनुनासिक, और मुख और नासिका से जो बोले जाएंगे वे अनुनासिक। ये स्वरों के भेद पढ़ लिए अपन ने। अब देखते हैं कि इन भेदों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा। एक तो ऋस्व, दीर्घ, प्लुत, तीन तो ये काल के आधार पर। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, काल या मात्रा। ये किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। और अनुनासिक, अनानुनासिक, ये मुख या नासिका के आधार पर। ठीक है, अब इसको समझना आप कि एक स्वर कितनी तरह का हो सकता है। एक स्वर कितनी तरह का हो सकता है, ये बात आपको समझनी है। पहले तो ये समझ लिया, ऋस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अनानुनासिक। अब जैसे आ की बात करते हैं कि आ के भेद कितने होते हैं, तो आ के पहले तो तीन भेद हो सकते हैं। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत।
कितने भेद हो गए ये? 3। अब इन्हीं 3 जैसे ऋष्व अ, ऋष्व अ, इसके कितने भेद हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसी तरह से दीर्घ अ के भी कितने भेद हो सकते हैं? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और प्लुत अ के भी कितने भेद हो सकते हैं? वही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। मतलब तीनों के 3-3 भेद हो जाएंगे। कितने तरह के हो गए? 9 तरह के। कितनी तरह के हुए अभी? 9 तरह के। अब ऋष्व अ की बात करते हैं। ये ऋष्व और उदात्त अ, नासिका के आधार पर इसको बोलें तो एक तो अनुनासिक हो सकता है और एक अननुनासिक। मतलब जो ये 9 अ थे वो 9 अ अनुनासिक भी हो सकते हैं और वही 9 अ अननुनासिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अ कितने प्रकार का हो गया? 18 प्रकार का। अगर ये बात समझ में आई हो तो अच्छे से समझना कि अ की बात कर रहे हैं, अभी केवल एक स्वर की बात कर रहे हैं। जो स्वर ऋष्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, वह स्वर 18 प्रकार का हो सकता है। कितनी प्रकार का? 18 प्रकार का। तो ये लिख लीजिए स्वरों के भेद, ऋष्व, दीर्घ, प्लुत। अब ये ऋष्व तीनों ही तरह का होगा, उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा, स्वरित भी होगा। फिर ये ऋष्व उदात्त भी 2 तरह का होगा, ऋष्व उदात्त अनुनासिक, ऋष्व उदात्त अनुनासिक। ऋष्व अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक और ऋष्व अनुदात्त अननुनासिक। इस तरह से कुल मिला के 3 × 3 × 2 एक स्वर कितनी तरह का हो सकता है? 18 तरह का। अब स्वरों के प्रत्येक स्वर के कितने कितने भेद होते हैं ये समझेंगे। पहले ये टेबल बना लीजिए आप। और एक आपको अभी इसके साथ फ़ोटो ऐड करूँगा, वो तालिका बनानी है उसी तरह की। ठीक है, ये स्वरों के भेद लिख लिए। अब मैं जो फ़ोटो भेज रहा हूँ उस फोटो में जैसी तालिका है वैसी तालिका आपको बनानी है। आज के वीडियो के लिए इतना बहुत है, बाकी अगले वीडियो में। ठीक है, ये चार्ट बनाना है आपको, वर्ण भेद का चार्ट, जिसमें स्वर और स्वर के कितने भेद, ऋष्व, दीर्घ, प्लुत। अब दीर्घ के भी दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, फिर दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक। इसी तरह से ऋष्व के ऋष्व, इसी तरह से प्लुत के। ये पूरी तालिका बनानी है तो इससे पता चल जाएगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर यदि प्लुत स्वर की बात करते हैं तो प्लुत स्वर 3 तरह, तो ये हो गया 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये और 3 ये, 18 तरह का हो गया। इसी तरह से सारे स्वर होते हैं तो एक स्वर के 18 भेद हो सकते हैं, लेकिन कुछ के 12 होते हैं और कुछ के 30 भी होते हैं, कुछ के 18 होते हैं। 12, 30 और 18 ये होते हैं। ये अगले वीडियो में समझाऊंगा कैसे होते हैं। ये इसको देख लीजिए जूम करके। धन्यवाद।